Alright, friends. So today we have with us All India Rank 7070 श्री नारायण अमित. इन्होंने 2021 की एग्ज़ाम क्लियर की, 70 रैंक हासिल किया, आईएएस में अलॉटमेंट हुआ है. थोड़े दिन में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्होंने हमें थोड़ा टाइम दिया मेंस और प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के लिए. इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें मेंस की बहुत ही डीप डाइव की थी उन्होंने, कि एक एक टफ क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया, मार्क्स का क्या पैटर्न और रेंज होता है, हमने कितनी मेहनत करनी चाहिए, टफ क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें फॉर जनरल स्टडीज़, एथिक्स, ऐसे पेपर दैट इज़ डन. तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लो, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में होगा. नाउ इन दिस सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू discuss on how he prepared prelims different than others. I would say different than others क्योंकि बुक लिस्ट तो सबको पता ही है, लेकिन आप इनका स्कोर देखो. प्रीलिम पेपर वन में 132.67 आउट ऑफ 200 मार्क्स, जबकि ज़्यादातर पब्लिक को 90 मार्क्स लाने में भी आंख में पानी आ जाता है. और कट ऑफ भी जो 90 टू 100 के रेंज में है, ये तो उसके भी अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी है 132. पेपर टू में आप देखिए, सी सेट पेपर टू मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन, आप जानते हैं 67 पासिंग मार्क लाने, लेकिन इनके कितने 105, और वो भी पेपर आजकल बहुत टफ हो रहे हैं, 67 लाना भी मुश्किल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमित जी, आपको बहुत बधाइयाँ. थैंक यू सर. और बताइए कि ये मतलब क्या काजू बादाम खा के तैयारी की थी, ऐसा कैसे हो गया? सर आई थिंक दैट अभी जो एग्जाम चल रहा है सर, द होल एग्जाम, उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों को प्रीलिम स्टेज में आती है, और सबसे मुश्किल स्टेज अभी प्रीलिम्स ही है सर. एक्चुअली आई थिंक दैट मैंने मेंस लिखा है और मेरे को लगा कि सर प्रीलिम स्टेज से ज़्यादा आसान मेन स्टेज ही है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो जो है वो प्रीलिम स्टेज में आती है सर. तो मैंने हमेशा प्रीलिम्स के लिए बहुत ठीक से तैयारी की थी सर, और आई गेव द एग्जाम द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स. तो उस सेंस में मेरे को अच्छा रिवॉर्ड भी मिला है सर इन रिगार्ड टू प्रीलिम्स सर. इसमें कुछ यूनिक चीजें जो मैंने की सर, जो बाकी सबको ही पता है सर, देयर इज नो सीक्रेट एज सच, बट इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी कमी आ जाती है. इज दैट सर 2011 से पैटर्न चेंज हुआ था, और मैंने 2011 से 2020 तक के सब प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए थे सर. और देखने का मतलब है कि सर हर साल में अगर आप देखोगे ठीक से प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको 8 या 9 घंटे लग सकते हैं सर एक पेपर के लिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 4-5 ऑप्शन होते हैं. तो आप उन ऑप्शन को भी रिसर्च करके देखिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और नहीं हो रहा है. तो ये मैंने एक्सरसाइज हर पेपर के लिए 8-9 घंटे कम से कम किया था सर. और इसमें मेरे को बहुत फायदा होता है कि हर साल कम से कम 8 to 9 क्वेश्चन या तो डायरेक्टली आते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस होकर आते हैं कि पहले ये क्वेश्चन पूछा था और उसमें ये आइडिया लग रहा है सर. यस, आपने तो अमित जी ने हमारे साथ ये स्लाइड शेयर की है कि यहाँ पर देखिए उन्होंने अलग अलग हमें दिखाया. कोई कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, तो वही वापस 2020 और 21 में मतलब सिमिलर थीम पे क्वेश्चन आया. बैंक बोर्ड ब्यूरो में वापस रिपीट हुआ. फिर ये अलग अलग प्रकार के जो मछली होती है उसके बारे में क्वेश्चन 2019 से 22 में. सो वन स्ट्रेटेजी जो बता रहे हैं वो कि पुराने पेपर्स आप सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए, ताकि आपको कुछ एक थीम उसमें देखने लगे. यस, सो देखिए दिस सर, वाज वन. ये इन स्लाइड में सर मेरे को याद है सर, जब मैं अपना पहला अटेम्प्ट लिखा था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्वेश्चन मेरे को पहले बार गलत हुआ था सर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. बट द सेकंड अटेम्प्ट मैं देखा कि एकदम सेम क्वेश्चन वापस पूछ लिया है, तो विद इन 6-7 सेकंड्स आई हैड मार्क्ड दैट क्वेश्चन, राइट दैट इट इज लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस. सिमिलरली आप देखो कि 2019 में बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में वहां पे एक ऑप्शन में लिखा है. जनरली हम सबको पता होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रिजर्व बैंक है, बैंक कंसर्न है, वो सब तो आइडिया होती है. बैंक बोर्ड ब्यूरो किसी ने नहीं सुना होता ये होता क्या है. तो डेफिनेटली आपको ये इस पर थोड़ा बेसिक रिसर्च भी करना चाहिए. तो अगर आपको क्लियरली पता चलेगा कि वहां उसका चेयरमैन आरबीआई गवर्नर नहीं होता है, तो इफ यू नो दैट वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देन द आंसर इज सॉल्व्ड इन 2022. दैट इज ऑन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस. फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली सर आप नीचे आओगे और आप देखो कि दिस इज नॉट वन सब्जेक्ट, दिस इज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट. पॉलिटी में देखो, आप इकोनॉमी में देखो, आप एनवायरमेंट में देखो, हर जगह ये सेम क्वेश्चन रिपीट होने का ट्रेंड दिखाई दे रहा है. सो जब आप पहले बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किसी को ये 3 एनिमल के नाम नहीं पता होंगे सर, लेकिन जब आप गूगल करोगे, उनकी पिक्चर देखोगे, यू नो दैट महाशीर इज अ फिश. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने पीओई की सॉल्व किए होंगे. तो 2022 में जब ये पूछा है कि कौन सा बर्ड नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से याद है कि महाशीर तो फिश होता है, वो बर्ड नहीं हो सकता. सो दैट इज वुड बी द आंसर सर इन यस, 2022. राइट. मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल दिए, बट एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस व्हिच इज हार्डकोर 18 मार्क्स आपको फर्क पड़ सकता है सर. एंड दैट आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई मेरे 115 116 नहीं है, मेरे 130 इसलिए आए क्योंकि 8-9 क्वेश्चन के ऐसे फर्क पड़ जाता है सर. जी सर. हाँ, सही है. सो यस, दिस इज अ ग्रेट इंसाइट कि ऐसे जो भी 8 to 9 क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है, मतलब सेम टू सेम नहीं, लेकिन वो थीम और उसकी मदद से आप कुछ एलिमिनेशन कर सकते हो, वो ऐसा सब मेहनत करके आए हैं. ही स्पेंड सो मैनी आवर्स इन दिस, इसलिए बाकी से जो थोड़ा भी उनका स्कोर ज़्यादा है, तो उसमें ये भी एक फैक्टर है.
Okay, so this is one PYQ is one factor. What other factors have played role in this great score? सो आई थिंक दैट प्रीलिम्स इज अ 2 आवर गेम सर। आपकी पूरी साल की मेहनत वो 2 घंटों में डिसाइड होती है। तो यू हैव Hmm. टू बी कूल सर, एक्चुअली यू हैव टू बी वेरी कूल। और हर क्वेश्चन को अपने स्तर में लेना चाहिए सर। दैट आई वुड नेवर डू दैट दैट एक क्वेश्चन मुश्किल आ गया तो दैट वुड स्पिल ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन सर। और पेपर वन में बहुत टाइम मिलता है सर, आराम से आप हर क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ के एलिमिनेट कर सकते हो। वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो 2 ऑप्शन कट गए, फिर एक और स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो एक ऑप्शन बचा, 50-50 गेसिंग कर सकते हो। तो यू हैव इनफ टाइम सर। एंड डोंट जंप क्वेश्चन। आपने 1 2 3 4 क्वेश्चन किया, आपको अच्छा नहीं लगा, मुश्किल क्वेश्चन से आप सीधा 16th क्वेश्चन पे आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए सर। हर क्वेश्चन को स्लोली केयरफुली हर ऑप्शन लॉजिकली एलिमिनेट करके आगे बढ़ना चाहिए सर। एंड आई वाज वेरी कूल ड्यूरिंग द 2 आवर पेपर सर। फॉर Hmm. एग्जांपल सर, मेरे को याद है सर, जब मैं पहला अटेम्प्ट लिखा था उस साल के प्रीलिम्स पेपर में, पहले 7 क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाए थे सर, क्योंकि Hmm. मैंने क्वेश्चन सुने नहीं थे। ऑफ कोर्स लेटर यू कैन कम बैक इन द सेकंड राउंड और आप बेसिक लॉजिक लगा के एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो, लेकिन यू शुड नॉट बी पैनिकिंग दैट मेरे पहले 7 के 7 क्वेश्चन नहीं बने। सो दैट वाज वन थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन द एंटायर 2 आवर्स सर। सो जनरली सर प्रीलिम्स एग्जाम हॉल में माहौल क्या होता है कि आधे से ज्यादा बच्चे आते नहीं एग्जाम हॉल, तो बहुत खाली रहता है एग्जाम हॉल। तो यू हैव लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, बहुत फ्री रहता है। तो जस्ट यू लुक डाउन, डीप ब्रीथ लीजिए और अपने पेपर पे फोकस कीजिए। सो आई वुड नॉट लुक Hmm. लेफ्ट राइट एंड सेंटर में, ज्यादा टाइम पास नहीं करता था। आई कुड जस्ट लुक एंड फोकस ऑन द पेपर। सो इससे बहुत कूल हो जाता है और आप मिस्टेक्स नहीं करते हो। दैट Hmm. वाज वन अदर एस्पेक्ट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर सर। एंड सर आई थिंक विद रिगार्ड टू मॉक इंटरव्यूज, मैंने अपने पहले अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 25 मॉक दिए थे सर। माय मोर फोकस वाज ऑन पीवाईक्यू, बिकॉज़ उससे आपको कैसे एग्जाम का पैटर्न सेट हो रहा है आपको आइडिया लगता है। व्हेन यू सॉल्व पीवाईक्यू सर, 3-4 Hmm. चीजें बहुत क्लियर हो जाती है आपको। फॉर एग्जांपल सर, आपको पता लगता है कि व्हेन दे से समथिंग इज स्टेडीली इंक्रीजिंग, उसका मतलब कि ईयर ऑन ईयर हर साल इंक्रीज होते जा रहा है। और दुनिया में ऐसा बहुत ही कम डेटा होता है जो हर साल 10 साल की पीरियड में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो। तो Right. उससे आपको पता चलता है कि दैट स्टेटमेंट इज प्रोबेबली इनकरेक्ट। या फिर कभी यूपीएससी ने 3-4 बार मोटो देके पूछा कि द मोटो ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज दिस थिंग, और जनरली वो मोटो गलत हुआ है, तो इट माइट गिव एन इंडिकेशन दैट मोटो जनरली गलत पूछते हैं। या फिर दे आस्क आर दीस टू पीपल कंटेम्पररीज ऑफ ईच अदर, तो 3 टाइम्स वो गलत दिया है, तो मे बी इट इज गिविंग यू सम इंडिकेशन। These are not perfect strategies, they are very risky strategies, but you get some idea how the options might be framed. Hmm. इसके अलावा सर, फॉर एग्जांपल एक कमेटी का चेयरमैन जनरली एक ब्यूरोक्रेट होता है, लेकिन काउंसिल का चेयरमैन जनरली एक मिनिस्टर होता है। तो एक साल कुछ क्वेश्चन था एफएसआरबी कमिटी इज चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, तो जनरली यू कैन गेट एन आइडिया वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। Right. दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स सर, बट आप पेपर देखोगे तो आपको एक आइडिया लगता है कि वो कैसे एग्जामिनर सोच रहा है। जब व्हेन विल ही ट्राई टू गिव अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक यू टिक द रॉन्ग आंसर, दैट काइंड ऑफ जनरली यू गेट अ वेग आइडिया सर। इट इज नॉट टेंजिबल एग्जैक्टली, बट आपको आइडिया थोड़ा लगता है सर। सो दैट्स वन अदर थिंग दैट जनरली मेरे को आइडिया लगता है सर इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है कि नहीं। मेरे को आई वुड गेट बेसिक फीलिंग अबाउट द क्वेश्चन सर जनरली। Hmm. Right. और बिफोर द एग्जाम आई आल्सो यूज्ड टू फील दैट मेरा बहुत सारा रिवीजन हो गया है, बट आप जैसे बोलते हो सर कि अगर 6 महीने बाद भी एग्जाम होती तो मेरे को सेम फीलिंग रहती, तो आई वुड नॉट वरी मच अबाउट दैट सर। Hmm. और स्पेशली प्रीलिम्स के लिए सर, आप बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, उसके अलावा भी 2-3 स्पेशल एक्सरसाइज करने पड़ते हैं सर। फॉर एग्जांपल, मेरे को सब रिवर्स याद थे सर, इंडिया के सब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, ये सब मेरे को एनवायरनमेंट का पार्ट स्पेशली अच्छे से याद था, बिकॉज़ द Hmm. फैक्चुअल डेटा इज सो जो रिवर्स के क्वेश्चन पूछते हैं मेरे जनरली गलत नहीं आते थे। वैसे अब हमको लगता है सर कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इन सब का रोल भी होता है, बट सिंस फॉरेस्ट एग्जाम भी सेम होता है प्रीलिम्स के लिए, तो अराउंड 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम नॉन core areas such as science and technology, environment, agriculture, geography. Yes. 40 Hmm. questions are like this. So अगर आप इसमें अच्छे से नहीं कर पाए तो आपका स्कोर वेरी करने के बहुत सारे चांस होते हैं। और हर सेक्शन इक्वली स्कोरिंग नहीं होता। हिस्ट्री का बहुत मुश्किल होता है, अगर आपसे वो कुछ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले तो आपके पास ऑप्शन कम होते हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। तो इकोनॉमी और पॉलिटी में आपको बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करना होता है। Right. हाँ. और आप पेपर सॉल्व करो सर, आपको भी अच्छा आइडिया लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने नोटिस किया था कि अगर आपको क्लियरली नहीं पता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट पब्लिश किया है कि नहीं, तो आप उस क्वेश्चन को गेस मत कीजिए, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम मेरा गेस गलत हो जाता था। लेकिन Hmm. आपको लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी गेसिंग पावर अच्छी है, आपने पेपर लिखे है, दैट इज वर्थ टेकिंग अ रिस्क। अदर थिंग्स आल्सो यू डेवलप सर जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो। फॉर एग्जांपल सर, अगर मैं 4 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, देन आई वुड नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन सर। But if I want to eliminate 2 options 100%, then definitely I would attempt that question, sir. 3 ऑप्शन अगर मैं सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, then it would depend on me, sir, whether I want to take the risk or not. So Hmm. ऐसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो सर। और मेरा कोई नहीं था सर कि
मैं हमेशा 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, मैं सिंपली ये रूल फॉलो करता हूं, अगर मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया हूं तो पक्का मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा सर, बिकॉज़ द चांस बिकम्स 50-50%. Then I don't hesitate. If it's only one option I've eliminated, it depends on the question. Whether I feel that I'm having some intuition or कुछ अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है. So in that sense, if I used to go to 95, I used to go to 95. If I would have only been left with 85 questions, मैं 85 ही करता था. So there was no preset mind. The rule was this that ऐसे इतने ऑप्शन eliminate होंगे इतने क्वेश्चन करूंगा. राइट. So other aspect is that sir common sense का रोल ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था सर ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में कि ओशन के 200 मीटर नीचे आपको 26 डिग्री सेंटीग्रेड पानी मिल सकता है क्या, ऐसा कुछ क्वेश्चन था सर. तो मैं सोच रहा था कि जनरली ओशन के बहुत नीचे तो बहुत ठंडा होता है पानी, 26 डिग्री तो सरफेस पे होता है. सो द ऐसा दिस स्टेटमेंट इज प्रॉब्ली रॉन्ग और वो रॉन्ग स्टेटमेंट निकला. सो सम बेसिक आइडिया लाइक दिस फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस आल्सो यू कैन डू सर. और आपका माइंडसेट क्या है सर? जनरली द कंसेंसस अमंग पीपल ओवर दैट सर कि आपका अगर माइंडसेट अच्छा है एग्जाम के दिन तो आपने थोड़ा कम प्रिपेयर भी किया है तो आपके थोड़े फ्रेश माइंडसेट से लिखोगे तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं सर. Right, right, right. So if I were to summarize the things, प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करो, कुछ थीम्स और क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, यू कैन गेट एन एज ओवर इट. एकदम ठंडा दिमाग रखो, स्ट्रेस में मत आओ. बहुत रियल एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के आराम से 4 ऑप्शन पढ़ो, एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो. प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करो, कुछ मॉक क्वेश्चंस भी दो, ताकि आपको वो थीम पता चल जाए कि उसको रॉन्ग फ्रेम करना होता है तो वो कैसे पूछता है, उसको राइट पूछना हो स्टेटमेंट को तो वो कैसे फ्रेम करता है. फिर कुछ 40 क्वेश्चन तो आउट ऑफ 100 ऐसे ही हो रहे हैं कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कुछ हार्डकोर ऐसा पूछा जा रहा है जो कि इट इज़ मेंट फॉर द फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम. तो उसको देख के हमें बहुत चिंता नहीं करनी है. जो एलिमिनेशन टेक्निक आप अपनाइए, दिमाग में ऐसा लेके मत जाओ कि मुझे 90 क्वेश्चन ही टिक करने मिनिमम. नो, जहाँ पर आप ऑप्शन अच्छे से एलिमिनेट कर पा रहे हैं उसे आप अटेम्प्ट करें. कुछ जगह कॉमन सेंस भी थोड़ा अप्लाई करो कि ये वाली बॉडी का तो ये बॉस नहीं हो सकता, या ये जो ओशन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया. सो दीज आर सम ऑफ द कोर एरियाज जिसकी मदद से So one उन्होंने more ये. point I'd like to add is that sir, यस, प्लीज the प्लीज. etymology, the question का origin कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर भी आंसर डिपेंड करता है सर. फॉर एग्जांपल एक बार 4-5 साल पहले एम स्ट्राइप्स बोल के एक ऐप था सर, उसमें स्ट्राइप्स मतलब टाइगर, आप उसे कुछ कनेक्ट करके अटेम्प्ट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट सर एक लवर के ऊपर बुक थी मालविका अग्निमित्र, तो वैसा भी सेम चीज अप्लाई हो रही थी. और 2020 में सर एक क्वेश्चन था हुंडी के ऊपर, तो मैं तिरुपति टेम्पल गया था सर, वहाँ पे हुंडी में आप डोनेट जाके डोनेट करते, तो मेरे को लगा कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो समथिंग लाइक दिस आल्सो यू कैन कनेक्ट एंड गिव द आंसर सर. Right, right, right. Yes. So some such things, observations and vocabulary, reading, general लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये सब भी काफ़ी आपको हेल्प करते हैं. कुएं के मेढक की तरह बैठे रहेंगे पूरा दिन तो काम नहीं होता. दैट टू इज़ अ गुड इंसाइट. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वन बाय वन वी विल गो थ्रू दी सब्जेक्ट्स. तो सब्जेक्ट जस्ट मी लेट मी समराइज. प्रीलिम और मेंस दोनों के सब्जेक्ट हम देखें तो कॉमन में मतलब हिस्ट्री है, फिर मेंस पेपर 1 में सोसाइटी, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी फॉर मेंस पेपर 3, करंट अफेयर्स, नोट्स मेकिंग, ये सब. अब एथिक्स की बात हम कर चुके हैं, गो टू प्लीज प्रीवियस वीडियो. ऐसे के बारे में क्या करना है उसके लिए भी आप प्रीवियस वीडियो को देखें. ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए प्रॉबेबली वी मे मीट अगेन समडे. सी सेट पेपर 2 की इस वीडियो के एंड में हमारे साथ अमित जी बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद हिस्ट्री. अब हिस्ट्री के अंदर ये ओवरऑल ट्रेंड वगैरह जो भी, जो लेटेस्ट एग्जाम दैट वाज कंप्लीटेड 5 जून 2022 को, अराउंड 16 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम हिस्ट्री आउट ऑफ 100 क्वेश्चन. और उसमें ज़्यादातर तो टफ ही थे. आपने भी पेपर चेक ऑब्जर्व किया है, अमित जी ने उनकी टेलीग्राम पे उन्होंने काफ़ी सारा उसका एनालिसिस भी दिया है. तो क्या है आपके इंसाइट्स और आगे क्या करना चाहिए नेक्स्ट ईयर, हमें कुछ बताइए. सो सर आई थिंक दैट हिस्ट्री में आप एक सिंपल स्ट्रेटेजी लेके चलोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, बिकॉज मेनी पीपल जो हिस्ट्री ऑप्शनल से भी है उनको भी. तो अगर आप एक माइंडसेट लेके चलो कि मैं बेसिक बुक्स करूंगा, अगर उसमें से आया क्वेश्चन तो मैं आंसर कर पाऊंगा, लेकिन मैं बड़े बड़े ऑप्शनल स्पेसिफिक बुक्स के पीछे नहीं भागूंगा. आई थिंक देयर इज सम ऑप्शनल स्पेसिफिक हिस्ट्री बुक्स है दैट आई डोंट थिंक इज रिकमेंडेड टू डू. तो बेसिक बुक्स क्या है, आप एनसीईआरटी पढ़ो फाइन आर्ट्स की, और एनसीईआरटी जो थीमेटिक बुक्स है आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, और आप नितिन सिंघानिया की सिलेक्टेड चैप्टर्स 6-7 चैप्टर पढ़ो, और तमिलनाडु की 11th क्लास की बुक है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. हिस्ट्री दो अप्रोच से पढ़ी जाती है, एक होती है क्रोनोलॉजिकल और एक होती है थीमेटिक, जहाँ एक टाइम पीरियड पे जूम करके वहाँ की डिटेल बताई जाती है. तो अगर आप बेसिक अमाउंट ऑफ बुक लिस्ट जो सबको पता है, देयर इज नो सीक्रेट हियर, उसमें से क्वेश्चन आया तो आप मिस मत कीजिए. लेकिन उसके बाहर क्वेश्चन आ गया
जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, डेफिनेटली यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट एनी ऑफ द 4 ऑप्शन, दैट इज द गोल्डन रूल। तो इस बार जैसे लिखा है 16 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 10 थे दैट यू कैन नॉट इवन ट्राई टू एलिमिनेट इवन वन ऑप्शन, सो डेफिनेटली यू शुड लीव दोस 10 क्वेश्चंस। So if you out of 16 you are able to get 3 4 questions and that is plus 8 marks positive, that I think is a very good score this in 2022. राइट, तो बेसिक बुक्स के आसपास अपनी मेहनत रहनी चाहिए। सिलेक्टेड चैप्टर्स ऑफ नितिन सिंघानिया, क्लास 11 तमिलनाडु, एनसीईआरटी के आसपास से जितना हो सके वो बराबर है। कोई बड़े बड़े हम ऑप्शनल की किताबें कर सके, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल एंड एडवाइजेबल, ऐसा अमित जी का कहना है। So one more thing is that sir, Yes. generally people who get good score in films, आप उनके देखोगे तो easy and medium questions में their accuracy will be more than 90% sir. So they will never miss a question like Quit India Movement August 8 को कहाँ पे start हुआ था, this kind of questions they will never miss. But Right. some complex question like what is Mitakshara Debag system, even if you do not do it correctly, that is not hampering your chances of selection. But if you make a mistake in very easy question, what is Scripps mission, उसकी policy क्या है, जो स्पेक्ट्रम में 11 पॉइंट अच्छे से दे रखे हैं, तो that will push you down the cutoff list sir. ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। वो उसमें दैट इज, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, अगर आपका दिमाग कूल डाउन नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, सिली मिस्टेक्स इन वेरी इजी क्वेश्चन, देन इट विल रूइन योर चांसेस। वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सो दिस इज़ वन पार्ट। अब मेंस के अंदर भी आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, कि मेंस पेपर 1 हिस्ट्री सोसाइटी ज्योग्राफी, मेंस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस वेलफेयर इंटरनेशनल रिलेशन, मेंस पेपर 3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी इंटरनल सिक्योरिटी, फिर एथिक्स है, निबंध का पेपर, कंपलसरी लैंग्वेज पेपर एंड ऑप्शनल पेपर्स। मेंस के अंदर हाउ टू हैंडल टफ क्वेश्चंस, हाउ टू राइट द एसे एंड एथिक्स, उसकी बात हम कर चुके। बट स्टिल फॉर लिटिल बिट इनसाइट्स, मेंस के लिए कोई बुक लिस्ट वगैरह आप कुछ खास प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर हिस्ट्री, ये कल्चर फ्रीडम स्ट्रगल वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस? So specifically with respect to GS1, I don't have any very enlightening suggestions, sir. But the only thing is that what topics you have not done in the prelims preparation, ideally you should try to do them for the mains preparation. For example, world history does not come in any of the prelims questions, sir. So try to do the smallest material, 20, 30, 40 पेज का material है, आप उसको complete कीजिए syllabus को, ताकि कोई easy question आए तो वो miss ना हो सके. That would be my major suggestion, sir. राइट राइट राइट। देन so this was one part. Now next is geography. Geography में सी देर वेर सम फ्यू ईयर्स की 4-5 ही एमसीक्यू पूछते थे। 2022 एक यूनिक साल है कि सीधा 12 क्वेश्चन पूछे, काफ़ी सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली 2 पेयर करेक्ट, इस टाइप की चीज़ें थी। वैरायटी में इजी मीडियम टफ, बट वो ऐसा ही है, वो मीडियम भी हो तो भी टफ ही लगेगा, क्योंकि कुछ साल से पूछ नहीं रहे थे और जो मैप बेस्ड पूछा वो काफ़ी अनयूजुअल था। सो हाउ टू गो अबाउट द ज्योग्राफी? So, sir, in prelims in geography, sir, generally 2 3 kind of questions are asked. One is asked on the physical aspects of geography. Cyclone क्या है, वहाँ eye का temperature क्या होता है. Such kind of questions you can do from the NCERT book, sir, if you are able to solve. But other map-based questions, if it is a very high-profile news, or it is something which you are supposed to prepare in advance. For example, अगर कोई गोदावरी का ट्राइब्यूटरी पूछा है क्वेश्चन, that is a question that is expected because पिछले 3-4 साल से क्लियर ट्रेंड है कि ये पूछा जा रहा है. So such kind of questions should not miss. But अगर कोई साउथ अमेरिका कंट्री के बॉर्डर ऐसे कुछ अतरंगी क्वेश्चन आ गया या फिर कोई स्पेसिफिक आईआर रिलेटेड जो न्यूज में नहीं था, then I think that question we can skip, so there is no issue with that. But अगर फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि कोई नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, that is a very much expected question sir nowadays in this current trend. So वो सब that's why sir this is a rigorous part of the preparation of the prelims sir, that ये सब टॉपिक्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, then there is no shortcut for it also. Could you prescribe some books or sources for this? So that is actually the challenge, that there is no one book. So मैंने शंकर IAS की बुक नहीं पढ़ी थी because I felt that that organization उसमें अच्छा नहीं था and it was all mostly cut copy paste from the internet to some extent sir. तो मैंने वो बुक्स पढ़ी थी और मैंने scattered वे में प्रिपेयर की थी सर, that from videos. For example, मैंने एक दिन देखा रामसर साइट्स कितने हैं, तो अभी तो 52 हो गए, when I started it was 36. तो हर 3 महीने मेरे को 4 रामसर साइट ऐड करने पड़ते थे उसमें. राइट। तो मैंने उसका मैप बना लिया था और सबको याद कर लिया था. और इस साल रामसर साइट का क्वेश्चन आया था सर कि वो नॉर्थ इंडिया में कुछ रामसर साइट के ऊपर था. जी जी, यस, तो हाँ, सच काइंड ऑफ थिंग आपको पहले ही मेहनत कर लेनी पड़ेगी एंड इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है सर. राइट। अब स्पीकिंग ऑफ दिस ज्योग्राफी, आप देखते हैं कि ज्योग्राफी में बहुत सारे एनसीईआरटी हैं। अब जैसे कि ये ज्योग्राफी जो भी ये वॉल्केनो, लावा, अर्थक्वेक क्लास 7 में भी है, क्लास 11 में भी है, फिर वो जीसी लियोंग फिजिकल ज्योग्राफी में भी है। तो बहुत सारे बच्चे इसी में उलझे रहते हैं कि मैं कितना पढूं ज्योग्राफी, इतने सारे वो चीज़ें हैं। सो वो बेयर मिनिमम क्या था आपका कि इतना तो करना है?
So I think the bare minimum for geography is the 4 books of NCERT of 11th and 12th class, sir. You should Okay. read the lower class NCERT if you are not able to understand what is happening in 11th class or 12th class, sir. Because Hmm. I think they are very good books, sir. And मैंने GC लियो नहीं पढ़ा था, sir, for geography. But still I was able to manage decently only, I felt. But sir, one good resource I found for geography is that Sudarshan Gurjar, sir, he takes some special classes, 1 hour के special classes. Hmm. And Hmm. some, for example, volcano है, तो वो 4-5 volcano type 1 घंटे में बता देंगे. So this special classes I had watched a lot of his, sir. And that Hmm. also helped me clear the concepts. और वो national parks cover करते हैं. So this memorization aspect which I forgot to mention last was that मैंने बहुत सारे maps और ये सब के सुदर्शन गुर्जर सर से किए थे. और जनरली क्या होता है कि सर हमको इनर्शिया रहता है ये सब याद करने में, लेकिन अगर कोई याद करा दे तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प हुई थी, सर. सो दैट आल्सो आई मस्ट मेंशन. ऑसम ऑसम। तो मित्रों, सुदर्शन सर जो अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर फॉर ज्योग्राफी हैं, आप उनकी प्रोफाइल पे जाओ। ये स्पेशल क्लास का मतलब कि फ्री क्लास है, इट नॉट लाइक यू हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन। फ्री हैं क्लासेस, उसको आप आराम से देखिए। उसमें से भी काफ़ी सारी प्लेसेस इन न्यूज़ और ज्योग्राफी के कंसेप्ट आपको मदद करती है उसको समझाने में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़, हाँ, अब ये वाले दिस क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। दिस इज आस्क्ड इन लेटेस्ट 2022 प्रीलिम, आंध्र, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा। एंड यू कैन सी ओनली 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट एंड 4 स्टेट। मतलब आप तुक्का नहीं मार सकते। सपोज यू आर वेरी मच कंफर्म कि इसमें सपोज आंध्र इज रॉन्ग एंड यू कुड एलिमिनेट समथिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो नाउ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज़ इंक्रीज्ड बाय हैविंग दिस ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर। सो डू यू हैव एनी स्पेशल टिप्स, या फिर कि बस लेट इट बी इन द हैंड्स ऑफ गॉड, स्किप कर दो? My special tip would be that, sir, you should leave such kind of question because there is double ambiguity, sir, in this question. Hmm. Firstly, you cannot guess because 1, 2, 3 are not there. Only pairs are asked. The second thing is, what is a tea producing state? Nobody knows, sir. It's a definition. Yeah. So, as per my knowledge, even Andhra Pradesh has many tea gardens. So, in that sense, Andhra could also be a tea state, but we don't know that. What is his definition of tea state? So, that is a very tough question, sir. इनफैक्ट समवन वाज पॉइंटिंग आउट टू मी दैट 11-12 की एनसीईआरटी में इसका जवाब अलग बनता है, और 7 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ो तो जवाब कुछ अलग बनता है। जी बट सर. एनी ऑफिशियल आंसर क्या है, तो देखते हैं इसका क्या है। सो दैट वाज वन पार्ट। ज्योग्राफी फॉर मेंस एग्जाम, तो आपने जो बताया उसके अबव एंड बियॉन्ड दैट, ये जो क्लाइमेट, डिजास्टर, अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम रेमेडीज, फिजिकल, और फिर ये रिसोर्स और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो समथिंग फॉर दैट, फॉर मेंस एग्जाम। Yes, sir. So these are topics that are there only for the mains examination. The resource distribution, the world geography, the कहाँ पे क्या resource मिलता है, वो सब कुछ generally वो सब prelims के लिए नहीं पढ़ते हैं. So for mains, sir, there are 2-3 ways to do this. Sir. Either you can see some topper notes, sir. उनके 30-40 पेज के topper note होंगे, तो आप उनको copy कर लो, you'll be in a good position, sir. आपका कुछ loss नहीं होगा. But I think one resource is the PFM IAS, and that was also a good one which I referred. Sir. उसमें concise में अच्छे से दे रखा है. And also, sir, your thing also was there. I felt that आपने भी कुछ resources के बारे में कुछ old web हाँ, पे लिखा. वेबसाइट पे, यस। जी सर, that also I had referred. But this paper was surprising, sir, in the sense that almost 8 to 9 questions were from this resource mapping in GS1 this year. यस यस, राइट। दैट वाज ज्योग्राफी। अभी उसके बाद हम चले पॉलिटी एंड गवर्नेंस। नाउ पॉलिटी, इफ यू लुक एट द लेटेस्ट पेपर, 10 क्वेश्चन केम, यूजुअली 15 से 18 आते थे, बट 10 में से ऑलमोस्ट 7 वेर क्वाइट ईजी, और वो लक्ष्मीकांत लेवल की जो तैयारी है उससे हो जाता। सो फॉर प्रीलिम्स में तो पहला पूछना चाहूँगा, और दूसरा कि प्रीलिम्स के बाद जो मेंस करना है उसमें क्या ज़्यादा हम दिमाग लगाएं, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, कुछ बताइए। So my view with regard to this is that, sir, generally if you are thorough with Lakshmikant and the NCRTs which are good for the polity, then I think you're in a reasonable position to analyze the issue, sir. If you read around 10-15 articles, then articles in the sense that, for example, sir, if you know what are the limitations of National Human Rights Commission, a similar answer will also form for what are the limitations of Central Vigilance Commission. So Right. the boxes are same for the polity answer. So if you read 10-15 high quality articles, what is the issues with Parliament, what is the issue with the CBC, what is the issue with other organizations, you can frame a very good answer with the content you have in Lakshmikant. That is one major thing I noticed, sir. Apart from that, sir, you should read the Bare Act, and many of the articles of the Constitution I had remembered, and that also helps in prelims because they are, where is this article found? Is it there in the DPSP or not? Or mains maybe they ask sometimes these debates in the Constitution, what is the amendment power of the Parliament and all that. That thing helps. So generally, I did not feel much difficult in politics, even though I did not read much more than Lakshmikant. But others are, few other toppers, they also say that you must read more articles and improve from Lakshmikant. So there is you can follow either approach, sir.
That's I put it राइट। out that both approaches are there. जी। मित्रों, ये जो लेटेस्ट मेंस एग्ज़ाम हुई जनवरी 2022 में फॉर द 2021 साइकिल, कुछ टफ क्वेश्चन आए थे। वो राइट टू इक्विटी या इक्वालिटी कैसे यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या लिमिटेशंस हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के क्या लिमिटेशन है, तो फॉर 250 वर्ड्स यू हैव टू एलेबोरेट वो कैसे हैंडल करना, वो भी अमित जी ने बहुत उसकी आराम से चर्चा की हमारे साथ। दैट वाज अ सेपरेट वीडियो, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वो आराम से देखना, मेंस के टफ क्वेश्चन। नाउ मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो ओके, वन इज डन, दैट इज पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी बॉडीज वगैरह। अब गवर्नेंस में हम आगे बढ़ते हैं तो मेंस पेपर 2 में आता है वेलफेयर प्रोटेक्शन, पॉवर्टी, हंगर, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, आईएएस का रोल, ये सब। तो व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू गो अबाउट दिस? So sir, this is also a very specific मेंस के टॉपिक के हिसाब से इसको प्रिपेयर करना चाहिए सर। तो इस टॉपिक के लिए जो किया जा सकता है कि आप सिलेबस जाओ, मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल में दे रखा है, तो हर पॉइंट पे आपके पास 2 पेज की नोट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो पूछे प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, तो ये 1 A4 शीट ऑन प्रेशर ग्रुप्स, उसमें 4-5 फेमस प्रेशर ग्रुप्स क्या है और इंडिया में कितने प्रेशर ग्रुप है, 2-3 डेटा। अगर आपके पास 10 से 15 हाई क्वालिटी पॉइंट्स है, तो प्रेशर ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, आप वहां पे ऑन द स्पॉट प्रेशर ग्रुप पे आंसर फ्रेम कर पाओगे, एंड दैट वुड बी अ बेटर आंसर देन जनरल लेमन आंसर। तो आप ट्राई कीजिए हर सिलेबस पॉइंट पे आपके पास ऐसे 10-15 क्वालिटी पॉइंट्स है, एंड देन आई थिंक यू आर गुड टू गो सर। दिस इज एन एक्सरसाइज यू शुड डू आफ्टर यू क्वालिफाई प्रीलिम्स पेपर। और अगर आपको दिक्कत हो रही है पॉइंट्स फाइंड आउट करने में, तो सिंस नाउ ऑनलाइन का जमाना है, तो सर मेनी टॉपर्स हैव अपलोडेड दिस आल्सो। इफ यू जस्ट गूगल टू टॉपर चैनल्स एंड देन on Telegram, this also is there among various channels sir. Yeah, yes, yes. So in the previous video, for the mains, अमित जी ने बताया था उनकी खुद की टेलीग्राम चैनल है, उस पर उन्होंने बहुत कुछ मटेरियल शेयर किया। एक तो आप वो देखो, नारायण अमित टेलीग्राम पे सर्च करो, फिर विशाखा, फिर दिव्या मिश्रा, एनी वन एल्स फॉर दिस स्पेसिफिक, कुछ और So नाम sir, है? मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा सर ओके, अराउंड हाँ, हाँ, 50। वो ओके, दैट विल बी ग्रेट। सो Yes. बेसिकली यू गो टू नारायण अमित टेलीग्राम चैनल, उसमें वो एक आध ऐसी लिंक डालने वाले हैं कंटेनिंग ऑल दिस इंपॉर्टेंट लिंक्स। So this was a governance part. Now moving to the international relations, बीच में कुछ ऐसे साल आए कि कुछ भी नहीं पूछा। 2021 में देयर वाज जीरो एमसीक्यू इन द प्रीलिम एग्जाम फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन, और इस बार सीधा ही 8 क्वेश्चन पूछ लिए। और उसमें भी काफ़ी टफ कुछ तो थे, क्योंकि वो ऐसी कोई प्लेसेस इन न्यूज़ पूछा जो कौन से क्या कंट्रोवर्सी में है वगैरह। सो हाउ टू गो अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस? So if an agreement such as the UNFCCC or some famous thing is going on, that you must have idea about, sir. But in this year, sir, the questions were much tougher. They asked about some lake in Africa, or some African countries are fighting about some recent issue. I think such questions are tough, sir, and it is not possible to prepare in detail about such questions. So such questions you should skip, sir. There is no other option because such preparation is not possible at such a detailed level. डेफिनेटली, डेफिनेटली, ये बात सही है। एक्सेप्टिंग योर लिमिटेशंस, रनिंग अवे फ्रॉम सर्टन टफ एरियाज, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कुछ लोग ऐसा बोलते नहीं, तुमको सपना आ जाना चाहिए था, क्योंकि अरब स्प्रिंग हुई थी जो भी 2011 या 13 में, तो अभी पूछा था यू आर सपोज टू गेट दिस डिवाइन ड्रीम। आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस थियरी। खैर, मेंस के लिए क्या करना है फिर? मेंस के अंदर भी इंटरनेशनल रिलेशन जो आ रहे हैं, व्हाट वाज योर अप्रोच? So my approach to the IR was that I will spend least amount of time से, especially because 4 क्वेश्चन आता है IR में, वो फिक्स है more or less, और हर क्वेश्चन में 1 या 2 यूनिक पॉइंट चाहिए और बाकी सब इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सेम ही रहता है हर IR क्वेश्चन का। So I did not spend much effort on IR sir. So basic points I had idea, और international relation if you have basic idea what is, और 2-3 keywords fix, international balance of power, strategic autonomy, ये सब आप 4-5 कीवर्ड फिक्स आंसर में डालो और एक अच्छा सा मैप बना दो। आपको हर ग्रुपिंग के मेंबर्स पता हो, एससीओ में कौन से मेंबर्स आते हैं, 8 मेंबर है फॉर एग्जांपल, तो आप एक अच्छा आंसर बना सकते हो सर। दैट इज माय ओपिनियन। अदरवाइज द reading too many books or watching too many channels for very good efforts on returns on international, I don't think it is necessary sir, because the scope of IR is much less in UPSC exam nowadays. जी, जी, जी। ये सलाह खास 2 बार सुने, वो जो एक था टाइगर और जेम्स बॉन्ड डेमोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं। राइट। पैरेलल टू दैट इंटरनल सिक्योरिटी में क्या कुछ खास किया था? फॉर मेंस पेपर 3, डेवलपमेंट, एक्सट्रीमिज्म, बॉर्डर, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग। So with regard to mains exams, this is a very interesting topic sir. आपको बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि what is state sponsored, non state sponsored, what are the various central police organizations, ITBP, BSF. So generally people have very good interest in this topic sir. तो आप गवर्नमेंट की स्कीम अच्छे से जानिए, डेटा जानिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, इंटरनेशनल कन्वेंशन, पलेर्मो प्रोटोकॉल है कुछ,
तो आप इन सबको गूगल करके देखिए, तो यू कैन मेक अ वेरी गुड आंसर, एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फन पार्ट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मेंस एग्जाम सर. Right. So that was the uh, international relation and internal security. Now next is this economy and government schemes. सो बेसिकली जो भी 6 पिलर में हम देखते हैं, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सो फॉर्थ. तो टफनेस, हालांकि इस बार जो पेपर आया कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सो सर आई थिंक विद रिगार्ड टू इकोनॉमी मैंने तो सिर्फ आपका कोर्स किया था सर, एंड अगर मेरे को कोई पूछता है इकोनॉमी में सजेशन क्या, तो आई सिंपली से दैट मृणाल सर कोर्स इज द बेस्ट इन there is, and we have taught very well, so I'm really thankful for such a course exist in this world sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. बट अदर देन दैट उसमें भी कुछ टफ क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं भाई, जैसे 14th फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स के बारे में पूछा, और हाउ टू व्हाट वेर द रिफॉर्म्स इन द जीडीपी कैलकुलेशन मेथड इन 2015 बिफोर एंड आफ्टर. उसको भी कैसे हैंडल किया जाए उसकी चर्चा हमने की थी इन द मेंस के टफ क्वेश्चन का अलग वीडियो बनाए. टेक बेनिफिट ऑफ दैट आल्सो. आई थिंक सर आफ्टर डूइंग योर कोर्स मैंने ज्यादा स्कीम्स के बारे में नहीं पढ़ा था सर, बिकॉज ईयर बुक का इन्फॉर्मेशन हमने बहुत कुछ डाल दिया था, एंड स्कीम्स पूछने का आजकल ट्रेंड नहीं है सर पिछले 2-3 साल से, तो आई हैड पुट लेस एफर्ट ऑन दैट. यस, हाँ, वो जो पिलर 6 है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम, आजकल थोड़ा कम ही आ रहा है उसमें. सो दैट वाज इकोनॉमी. मित्रों, ये इकोनॉमी के अंदर प्रीलिम्स और मेंस के लिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मेरा कोर्स चलता है. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लासेस होती है रात को 9 बजे, लाइव भी होती हैं. आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. कलरफुल सब पावर पॉइंट्स, रैपिड रिवीजन के लिए सब हैंड आउट होते हैं. इंपॉर्टेंट टर्म्स का हिंदी ट्रांसलेशन भी, अगर आप मेंस हिंदी या ऐसी कोई भाषा में लिखना चाहते हैं. वेनसडे को उसकी क्विज भी होती है, ताकि आपको पता चले बाकी सब लोगों के आगे पीछे आपका क्या रैंक चल रहा है, और थोड़ा प्रेशर बने कि मुझे भी मेहनत करनी है. सो ऑल दिस, अब मैं उस हैंडआउट्स को इम्प्रूव भी कर रहा हूँ. मैंने सारे चीज़ों में माइंड मैप से उसको चेंज कर दिया है, सो दैट यू कैन रिवाइज इट इवन बेटर मैनर. वो सब चल रहा है. यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट unacademy.com/munal@org, और आप उसे देख सकते हैं. और ये अनअकैडमी, इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स ऑफ लाइव कोर्सेज फॉर यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो अब एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट के बड़े बड़े टीचर्स के सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट. उसके सब रजिस्ट्रेशन लिंक वो सब दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं. अभी So आगे बढ़ते हैं हम लोग. एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर एक तो है प्रीलिम्स के लिए बायोलॉजी और साइंस और वो सब ज्योग्राफी एंगल, और मीन्स के लिए लैंड रिफॉर्म, क्रॉपिंग, फूड प्रोसेसिंग वगैरह. सो हाउ टू गो अबाउट एग्रीकल्चर? I think agriculture is a tough topic, sir, and it's either hit or miss. Either you know what it means or you don't know. For example, 3-4 साल पहले आपने बोला था कि सर एलोपैथी बोल के कुछ पूछा था, what is that kind of things? So सर मेरा अप्रोच ये था कि सर फ्रॉम माय एनवायरनमेंट नॉलेज इफ आई एम एबल टू सॉल्व एग्रीकल्चर आई विल सॉल्व इट, बट मैंने स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर नहीं किया था सर. सो एंड इट इज ओनली आस्क्ड इन एक साल प्रीलिम्स में पूछा था बस, और एक मेंस में 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट आई थिंक यू कैन गिव अ डिसेंट आंसर सर. सो मैंने कुरुक्षेत्र और योजना इस सब मैगजीन नहीं पढ़ी थी सर विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर. राइट, राइट. इसमें भी एग्रीकल्चर में इस बार मतलब 2021 में इसमें कुछ अनयूजुअल पूछा था कि हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और वो टफ क्वेश्चन भी कैसे हैंडल किया जाए, अमित जी ने बहुत अच्छे से हमको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, वो आप देख लेना. नाउ आगे बढ़ते हैं. एग्रीकल्चर के बाद एनवायरनमेंट. अराउंड 18 to 20 MCQ आउट ऑफ 100 MCQ इन प्रीलिम एग्जाम आर कमिंग, और वो सब टफ और सब चलते रहता है. सो हाउ टू गो अबाउट दिस? मतलब आंसर की घर पे भी बनाने बैठे तो जॉब मिलते नहीं. व्हाट डिड यू डू फॉर एनवायरनमेंट? सो सर आई थिंक इन एनवायरनमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रोल होता है सर. फॉर एग्जांपल डायटम क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जूज़ैंथेली क्या होता है, ये सब एक ना एक बार पिछले 11 साल में पक्का पूछे गए सर पीवाईक्यू में, और 2021 में भी यही हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन वापस आ गए थे. एक और क्वेश्चन था कि ग्रासलैंड में फॉरेस्ट क्यों नहीं उगते, जब पानी भी ठीक हो ग्रासलैंड में फॉरेस्ट क्यों नहीं उगते. तो आंसर पिछले साल के क्वेश्चन में था कि वहां पे पानी की दिक्कत होती है और तो वहां पे थोड़े एनिमल्स जाके ग्रेस कर लेते हैं. तो ये भी तो 2021 में आया था, मेरे को डिस्टिंक्टली याद है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रोल रहता है सर. इसके अलावा भी 2-3 फोकस एरिया होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो यूएनएफसीसीसी के कन्वेंशन होते हैं वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर आप इनके अराउंड कुछ प्रिपेयर कर पाए तो डेफिनेटली गेट अ डिसेंट स्कोर इन एनवायरनमेंट. बट अगर कोई बहुत ही मुश्किल चीज आ गई, जैसे गुची मशरूम आ गया है, फिर कुछ मुश्किल क्वेश्चन आ गया, तो आई थिंक दैट यू कैन स्किप सर. सो नो नीड फॉर पेरेनियल फियर ऑफ मिसिंग आउट. राइट. सो एनी पर्टिकुलर रिसोर्सेज, प्रिपरेशन सोर्सेज आप बताना चाहें? So I think that with regard to environment, this is the major issue, sir. That there is no one source; it's only scattered preparation.
सो आई डोंट थिंक देयर इज वन सोर्स सर। अगर ऐसी कोई सोर्स होती तो वो सबको मालूम हो जाती सर अभी तक, क्योंकि पीपल आर ट्राइंग दैट फॉर 4-5 इयर्स ओनली नाउ। Definitely, that is a यस। problem area. Then next segment is, I believe, science technology. साइंस टेक्नोलॉजी में भी जैसे फिक्स ही हो गया है कि 11-12 एमसीक्यू आते हैं, कुछ इजी मीडियम, वैसे टफ और मीडियम टाइप की चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है। एक आध जगह से तो जवाब मिलता ही नहीं, इंटरनेट पे कुछ रिसर्च पेपर पढ़ो, उसमें भी कौन सा रिसर्च पेपर पढ़े उस हिसाब से जवाब एक भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। सो हाउ टू गो अबाउट दिस? तो सर सिंस आई एम एन इंजीनियर, मैंने ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपेयर नहीं किया था सर, क्योंकि फिजिक्स वो सब मेरी जगह अच्छी है। और अगर कोई साइंस एंड टेक क्वेश्चन आता है तो मैं विजुलाइज करके आंसर दे पाता हूँ सर, बट पीपल फ्रॉम बायोलॉजी और अदर बैकग्राउंड दे आर नॉट एबल टू विजुलाइज एंड फ्रेम द प्रॉब्लम इन देयर माइंड। सो उनके लिए दे कैन सी सम कोचिंग मैनुअल दैट नॉट बेसिक केमिस्ट्री पे फोकस कम कीजिए, क्योंकि दैट क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, बट एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी पे फोकस कीजिए। एंड ट्राई टू सी सम प्रीवियस क्वेश्चन और उसके आसपास के स्कीम्स पढ़िए, स्पेस मिशंस पढ़िए, स्पेशली इसरो के। ऐसा हो भी सकता है कि आपने इसरो के सबमिशन पढ़ लिए, फिर उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक क्वेश्चन पूछ लिया। सो सच थिंग्स आर एक्सपेक्टेड इन द प्रीलिम्स एग्जाम। मैंने इसरो के सब स्कीम पढ़े थे, लेकिन इन दैट ईयर व्हिच आई गिव एग्जाम दे आस्क्ड अबाउट ईलिसा और समथिंग, मेरे को नहीं मालूम था। तो सच थिंग्स हैपन इन द एग्जाम। बट राइट। जनरली मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं थी कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट ये वैक्सीन के ऊपर मेरी नॉलेज अच्छी थी। आई थिंक मैंने एक एंटनी फाउची का टॉक देखा था सर, जो यूएस में डॉक्टर है, तो उसने एज तो रिसेप्टर के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था, तो मेरा प्रीलिम्स एग्जाम उसकी वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था कि आई हैड रिमेंबर्ड दैट एंटनी फाउची हैड टोल्ड समथिंग अबाउट एज तो रिसेप्टर। राइट। बहुत सही बात की कि बेसिक थियरी तो आजकल कम ही पूछ रहे हैं। यू कैन सी दैट इवन इन दिस ग्राफ, थियरी का एक एमसीक्यू, लास्ट 1 ईयर के 3 एमसीक्यू, 2 ईयर या उससे ज़्यादा वाला ये नैनोटेक बायोटेक टाइप का 8 एमसीक्यू। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड कंटेम्पररी इशू, उस पर ज़रा थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहे, दैट इज़ रिक्वायर्ड। ऑल्सो सर ओवरऑल लेवल आप 2016-17 का पेपर देखिए सर, वहां पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के 20-30 क्वेश्चन होते थे ऑलमोस्ट। या लेकिन आजकल एक साल के क्वेश्चन में भी मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 2 इजी होते हैं और जो 4 कुछ जो किसी ने सुने नहीं होते। तो मेरा करंट अफेयर्स में फोकस बहुत लिमिटेड था सर, कंपेयर टू राइट आई वाज मोस्टली ऑन ऑप्शनल एंड मेकिंग माय आंसर्स गुड इन ऑप्शनल। राइट राइट राइट। तो पूरा दिन वो ही, मेरा नेक्स्ट सेगमेंट में वही क्वेश्चन भी था कि ये सब करंट अफेयर्स ख़त्म नहीं होता और क्या करूं इसका मैं। सो दैट इज़ द नेक्स्ट, हाउ टू गो अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स। So I think that if a person has a hobby for reading newspaper, then he can read. Otherwise, if he's making notes for newspaper, only optional and very specific things he should make notes for, not for the general current affairs. So at the end of the month, one booklet comes, whichever coaching magazine has the least amount of pages. That one you should pick up and then do the most common known questions, sir. मैंने बस इतना ही किया था सर, एंड आई हैड नॉट इवन डन एनी एंड ऑफ द ईयर कंपाइलेशन, एंड आई फेल्ट दैट जब मैं 2 साल मैंने एग्जाम लिखे, मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मेरे को नहीं मालूम था करंट अफेयर्स के बारे में, अनलेस इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। राइट राइट राइट। नो, बहुत गहरी बात कर दी अमित जी ने कि जो करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल में सबसे कम पेजेस हो उसको यूज़ किया। एंड ऑफ द ईयर के ये सब कंपाइलेशन वगैरह में उन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग और समय नहीं लगाया, एंड फोकस वाज ऑन मोर प्रिपरेशन पार्ट। तो करंट एंड अफेयर्स की मतलब ज़्यादा हाई हाई नहीं की उन्होंने, दैट एंड इज़ वन द थिंग सर, वन सक्सेस। थिंग आई फेल्ट अबाउट न्यूज़पेपर इज दैट सर, दे से दैट आप न्यूज़पेपर 1 महीने के लिए पढ़ोगे तो आप लिंकेज एस्टैब्लिश कर पाओगे, बट व्हाट आई फेल्ट इज दैट वंस आई रेड न्यूज़पेपर 3-4 वीक्स, आई यूज्ड टू फॉरगेट व्हाट आई रेड 3-4 वीक्स बैक, सर, एंड इंटरकनेक्शंस आई वाज नॉट एबल टू डू सर एवर। सो उससे अच्छा मेरे को लगा कि कोई कंपाइलेशन में वो सब इंट्रोडक्शन सब एक ही पेज में दे रखा है, और 15 लोग की टीम बैठ के बनाती है। So reading newspaper and making notes is like making fire from that stone, sir. When you have already matchbox and या in 99, रीइन्वेंटिंग द करेक्ट। that is the only source of new information or something innovative at the time. But now many sources are there, sir. So approach can change now. राइट, दैट इज़ करेक्ट। नोट्स मेकिंग में भी हमें अमित जी ने बताया कि कैसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड सिलेक्टेड एरियाज के लिए उन्होंने नोट्स बनाए। अच्छा, नोट्स जो आपने बनाए फिजिकल बनाए या डिजिटल, और अगर डिजिटल बनाए तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया? So sir, मैं तो मोस्टली फिजिकल नोट्स ही बनाता था, स्पेशली ऑप्शनल के लिए। एनी हम्म, ऑप्शनल टेक 6 months of preparation, और every अच्छा। person should have very detailed notes for optional, because that is especially highest scoring marks is in optional only. So हम्म, optional के एकदम अच्छे से नोट्स बनाइए। और when for example you do some main specific topics, for example आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कर दिया, तो आप उसके 5 से 10 पेज के नोट्स बना सकते हैं विद द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज यहाँ पे नोट्स का रोल होता है। बट फ्रॉम लक्ष्मीकांत पर्सपेक्टिव यू डोंट नीड टू मेक एनी नोट्स। सेम चीज आप कॉपी करोगे तो उसमें यूज नहीं है। इफ यू मेक फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क की लिस्ट बनाए, उसके आप नोट्स बना सकते हैं, तो ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। और इनका ये यस, ही हैज़ मोर देन 300 मार्क्स आई बिलीव इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट आउट ऑफ 500 मार्क्स एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में, जो बहुत सबसे ज़्यादा है शायद। सो दैट इज़
अकम्प्लिश्ड क्योंकि उन्होंने अच्छे से एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स बनाए थे और फिजिकल नोट्स बनाए थे। फिजिकल नोट्स इसलिए भी बनाने चाहिए ताकि राइटिंग प्रैक्टिस मिले आपको, और जो एक एक दिन में मेंस के 2 पेपर लिखने होते हैं, 6 आवर्स यू हैव टू राइट, सो इफ योर हैंड एंड मसल इज नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग द पेपर ऑन टाइम। तो फिजिकल नोट्स बनाओ, खासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट के आप नोट्स बनाओ। एथिक्स की क्या प्रिपरेशन करनी है उसकी उन्होंने पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी हमको पिछले वाले वीडियो में जब हम मेंस की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने बताई। सो दैट पार्ट इज डन। नाउ वी जंप टू द प्रीलिम पेपर 2 सीसेट की, जहाँ पर आप जानते हैं मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन के 80 क्वेश्चन होते हैं, एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स यानी 200 मार्क का पेपर है। उसमें से 33% पासिंग मार्क लाने यानी करीब 67 आउट ऑफ 200। अमित जी के थे इसमें बहुत अच्छे मार्क है, आई थिंक 105 से भी ज़्यादा। लेकिन हम देखते हैं ज़्यादातर लोग आजकल उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पेपर 1 पास होता है, पेपर 2 में फेल हो रहे हैं। सो टेल अस हाउ टू गो अबाउट दिस पेपर 2 सी सेट। सो आई थिंक दैट सीसेट स्पेशली पिछले 2 साल से बहुत ही मुश्किल हो गया है सर, एंड अराउंड मे बी 20% ऑफ द पीपल आर क्वालिफाइंग पेपर वन, सो बहुत मुश्किल पेपर वन, they are also filling in paper 2 of CSAT sir, and many engineers from IIT, I know many of them sir, who are very good at mathematics, but due to momentary lapse of concentration they are not doing well in CSAT. So actually sir, this 2021 में जब मैंने फिल्म सीखा था, I found paper 2 of CSAT to be much more straining than paper 1 also sir. मेरे पेपर 1 में ज्यादा मार्क्स आ गए, which I would never expect. I am an engineer from IIT, but मेरे को पेपर I did not find it easy at all sir. The major suggestion is that sir, आप दोनों sections के easy questions कीजिए. If you only do maths or you're only doing comprehension, there are two downsides. One is that many tough questions are there in each of the paper, and the mental fatigue is there for solving 20 questions or of mathematics or reading 20 comprehension. तो दोनों तरीके के easy question आप solve करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. So sir, आप previous year question solve कीजिए, and if you are having trouble, there is no harm in taking any coaching for CSAT also, because it's a very bad feeling that if you're not qualifying CSAT and you're qualifying paper one, I think that is a very painful thing, and I hope no one will ever experience that. Yes, could you recommend some books or resources for this? So actually, I'm not sure about the resources, sir, because I did not refer much resources. मैंने सिर्फ PYQ solve किया था. राइट ओके। वो तो अभी ऐसी चीज़ है, नाउ इन द कमेंट सेक्शन मैनी पीपल विल से देखो ये तो आईआईटी का आदमी है इसलिए ये तो उसके तो आ जाएंगे वाक वगैरह। भाई इट इज़ नॉट लाइक दैट। उन्होंने अमित जी ने खुद बताया कि दूसरे भी आईआईटी के कई ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं और इसको नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज लास्ट मंथ में आप तैयारी करते हैं थोड़ा थोड़ा, इट विल नॉट हेल्प यू। आपका मैथ्स पावरफुल हो सकता है लेकिन कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी चाहिए, रीजनिंग की तैयारी चाहिए। सो थोड़ा पहले से प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आपको नहीं समझ आ रहा है जो भी कोचिंग का लाभ लेना है, यूट्यूब पे बहुत सब मटेरियल है, इंटरनेट पे, तो उसे आप करिए। देर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट डूइंग इट। इफ़ यू डोंट गेट सिलेक्टेड इन यूपीएससी तो बाकी स्टाफ सिलेक्शन बैंक हर जगह आपको ये तो सब गिनता है वो मार्क्स में। सो पुट एफर्ट फॉर दैट ऑल्सो। And generally sir, एग्जाम के बाद हमको आइडिया नहीं लगता अपने मार्क्स क्या है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है. मैथ्स का जनरली क्लियर रहता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को भी इंटरप्रेटेड इन एनी वे यू वांट. So even if you are having score of 80, you don't know whether you are qualifying because only 4 marks, 4 questions either this way or that way. So try to get around 90 plus at least in CSAT so that you are on safe side. राइट हाँ, कुछ अपने जवाब गलत भी हो जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन और मैथ्स में, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके टिक करोगे तो मतलब 67 हो सकते हैं। अच्छा, इन द नेक्स्ट सेगमेंट अलग अलग ऑप्शनल है, आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, बट स्टिल सम फ्यू पॉइंटर्स यू कैन गिव हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्या आपकी थॉट प्रोसेस रही थी? So I think that there are two factors, sir. That primarily you should choose an optional based on the mark giving capacity. That like in theory, sir, all optionals are equal, but like our fingers are not equal, all options are also not equal. They require different efforts and temperament. For example, so nowadays 2-3 options are doing well. For example, anthropology, sociology, PSR, they are doing well. Any of the literature options are doing well, and mathematics is doing well. If you don't have any interest in any particular direction, these are the options you can consider. If you have a graduation, definitely you can take that. That also is very good. But if you take something like geography or history, sir, you must ensure that you're doing well in the competition, because there is a lot of competition in these two subjects. So you have to write better than these the competition there. Now, if someone asks me, sir, whether to take anthropology or sociology, the answer depends on you, sir. What is your temperament? If you are Yeah. able to write very eloquently, you're able to write paragraphs and very nicely, English is good, then you should take sociology. If you're able to remember more amount of facts and you don't want to read again and again, once you make the answer is static for next 5 years. So that then anthropology is better, but memorization is very heavy. So depending on your temperament, you should choose the optional. Once you're choosing an option that is capable of giving good marks. Yeah, so I think you are chemical engineer, right? Chemistry. So why did you not go for chemistry optional? So, sir, actually, I was thinking about it, sir, but the syllabus is very heavy, sir, and the guidance available is not much in chemistry. And I did not want to study
chemistry, sir, or some basic science for UPSC. That's what the major reason was, sir. Right. So And that the is syllabus is much chemistry. higher than any option takes 6 months, sir. But generally, science options they take even more than 6 months. Right. हाँ वो भी है. So that was optional subject. Uh, then for interview, any insights for the interview? So with regard to interview, I think that there are 7 8 domains which you have to prepare, sir. The DAF, current affairs, the home state, the optional service preferences, category preferences. That's 7 8 domains you can prepare. The only advice is that those who little are underconfident or they hesitate to speak after the mains exam only, they should start preparing for interview, because generally you should not wait for the mains exam to prepare for interview, because you might have only 2 3 days gap or 2 3 weeks gap if your interview is in the initial days. So after the mains examination, you should prepare. And one unique things which I found about the interview, apart from the mock interviews, which are you can many of the same online, is that firstly you will not know whether the answer you are given is correct or wrong. In the sense that if you give some corporate interview, immediately you are getting feedback whether the answer you have given is correct or wrong. So in interview, they will not say your answer is correct or wrong. They will just listen to you. Hmm. So you say, and one more thing is that the counter questions are much more limited in interview. For example, if you ask you a question, you answer, then at max one follow-up question is there, and it is not in a demeaning tone that you missed this important aspect of the question. Now tell me about this only. At max, he might politely point to you that what about this aspect of the question. If you are able to change your answer and adapt, then it is very good. Even if you are not able to adapt, you give a moderate answer. Still, also it is not major issues. So these are the two unique aspects of the interview I felt in both my interview attempts. But cross questioning is almost negligible, sir. सही है. हाँ मतलब मित्रों ये जो यूट्यूब पे प्लेइंग टू द गैलरी बोल के जो आजकल बहुत सारे मॉक इंटरव्यू क्लिप्स चलते हैं, mostly focused on clickbaiting and love sex and this that. In real UPSC exam and real UPSC interview it is not like that, it is much different type. तो क्रॉस क्वेश्चनिंग वो बहुत लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं कि कुछ वो वकालत चल रही है वगैरह वगैरह. बट यस यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली, वोकेबलरी, स्पीकिंग स्किल, डेफ, हॉबीज़, स्टेट के इकोनॉमी, सोशल इशू समझने, तो उस हिसाब से तैयारी अपनी होते रहनी चाहिए. नेक्स्ट सेगमेंट इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट. ये सब जो अपने पास डिस्ट्रैक्शन है, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड सो मॉन, एंड यू आर रिसेंटली ग्रेजुएटेड, तो ये सब में से आप कैसे उभरे और कैसे आपने मैनेज द टाइम? So I think so that if anyone is able to put 8 hours on a consistently long-term basis, then the remaining 8 hours is up to him, whatever he does, sir. So I never got disconnected from any of this platform I was using during my preparation also. But 8 hours consistently on long-term is a tough challenge. But if you are able to do 8 hours, then you can do whatever you want with the remaining amount of time. Was my philosophy, sir. राइट. कम से कम 8 घंटे मतलब मेहनत करो, बाकी के टाइम थोड़ा बहुत देख लिया तो कुछ गलत उसमें नहीं है. सो दैट इज़ वन. कोई खास टिप्स आपकी कॉलेज स्टूडेंट्स जगलिंग बिटवीन कॉलेज एग्जाम, असाइनमेंट्स एंड यूपीएससी प्रिपरेशन? मतलब आपने तैयारी, आई बिलीव यू ग्रेजुएट इन 2020, तो क्या कॉलेज में थे तब से तैयारी करें या कॉलेज के बाद ही तैयारी शुरू की? In college, I would read Lakshmikant, sir, but I did not understand much and ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था उसका. But I started reading in college only about Lakshmikant. My advice is that, sir, if you're in college, I think focusing on college is very important, and it is a very fun time, sir, college. So please focus on that. Or it is not like a race that if you get day one से आपने prepare कर लिया college के बाद, there's no you can do job and prepare also. If some financial constraint is there for anyone, you should do job in 2 3 years के लिए. That once that is solved, you can have peace of mind and then prepare completely for this. I think, sir, for first attempt, you should actually ideally have very dedicated focus on the first attempt, because you're trying to complete your syllabus. Optional आप पहले बार तैयार कर रहे हो. But if you have done 2 3 attempts, then I think even working professionals, you can do job and manage also. But first attempt, because the paper is same as you said, sir, for working professionals and non-working professionals also. You have to do what others are doing. So that is, I think, major challenge, sir. राइट. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आप कितने अटेम्प्ट्स देने वाले? एक्चुअली फ्रेंड्स 2020 में भी सिलेक्ट हो गए थे अमित जी, फिर लेकिन रैंक थोड़ा पीछे था, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आईएएस बनना है, मुझे वापस से एग्जाम दिया था. सो इन द बोथ अटेम्प्ट ही हैज़ फाउंड सक्सेस. बट सपोज इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल, आप कितने अटेम्प्ट देने वाले थे, और नहीं सिलेक्ट होते तो कैरियर बैकअप प्लान क्या था? So sir, I think that this exam is like all or nothing exam, sir. या तो आपको बहुत सारा attention मिल जाता है या फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता है. So in that sense, sir, I was thinking, sir, it depends on the person, sir. If someone is failing for two prelims just because 2 3 marks is there on the border, that is a different case from person who's getting 40 marks different from the cutoff, sir. You should analyze, sir. For some people, it might make sense to even give 1 or 2 attempts. After 4 attempts, they are again. For others, it is not advisable. Depends on the person, what stage, where is the issue with, sir. So for me, sir, I wanted to be a civil servant, so maybe I would have at least given 2 3 more attempts, sir, because I got the rank in the first attempt. So I was very close to
what is required, sir. So otherwise, the backup plan was that I will probably, I think, so based on my but I would probably become a professor in some IIT or some foreign university somewhere, sir, because I was good at academics in college also. राइट। तो सिलेक्ट नहीं होते तो वो कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते थे। वो दूसरी भी बात मित्रों, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी डू नॉट प्रिपेयर इट एट द एग्जाम एक्सपेंस ऑफ योर कॉलेज एग्जाम। मान लीजिए यूपीएससी में आप सिलेक्ट नहीं होते तो आरबीआई का एग्जाम आपको देना है, लेकिन उसमें वो कहेगा मिनिमम 60 या 50% रिक्वायर्ड इन योर कॉलेज एग्जाम्स। कैट में भी ऐसा कुछ 45 to 50% रिक्वायर्ड, ओनली देन यू कैन फिल अप द फॉर्म। यूजीसी नेट में भी ऐसे नियम है, प्राइवेट सेक्टर जॉब में भी कंसिडर करेंगे। तो आप कॉलेज में तैयारी करो बेशक, बट डो नॉट प्रिपेयर इट कि मैं कॉलेज का एग्जाम में सेकंड क्लास थर्ड क्लास आता है बस मैं पास हो जाऊँ, ऐसा मत करो, अदरवाइज इट में यू मे सफर। सब लोग सिलेक्ट नहीं होंगे यूपीएससी में। And तो most of the messages, sir, I get nowadays are people who are in second, first, third year of college and they want to prepare, sir. So हाँ college is a time for enjoying your life, and you can prepare later also, I feel, sir. राइट, सही बात है वो तो। सो दैट वाज द आपकी अब मतलब पार्टिंग एडवाइस क्या है टू ऑल द एस्पायरेंट्स बिफोर यू गो फॉर द ट्रेनिंग एट मसूरी? So, sir, my parting advice, maybe I have plagiarized little from you also, sir, this one, that the attempt at hand is the best attempt you have. It doesn't matter whether you have 50 or 60 attempts. What is in your hand, you focus and try to give your all focus on it. And nowadays, IAS is not the only job. There are many, many other good jobs in the country. And many people who are very exceptionally talented, they don't even write this exam. So exam is not easy, but there are other avenues in life also. And it is never, this exam, you should always take at your own level, sir. What is your level and what continuous improvement will give you much better results. सही बात है। तो मतलब इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसके अलावा भी ज़िंदगी है। सिलेक्ट हुए तो भी बेस्ट है, नहीं सिलेक्ट हुए तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट सेक्टर में भी एकेडमिक्स में भी। सो यू कैन प्रोग्रेस वेल इन लाइफ। सही टाइम पे सही डिसीजन लिए जाएँ, अच्छे से मेहनत की जाए तो सिलेक्शन हो And सकता है। इनका देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ है और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट वापस रैंक इंप्रूव करने के लिए तब भी सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छे स्कोर से वो तो मार्क्स लेके आए। तो वो जो ज़रूरत है एग्ज़ाम की उतनी आप तैयारी करो, डिसिप्लिन से तैयारी करो। यू कैन ऑल्सो मैनेज एंड फाइंड सक्सेस, नॉट इफ नॉट इन यूपीएससी तो अदर एग्जाम्स आर ऑल्सो देयर। and मुझे बहुत thank you very अच्छा much, लगा। sir, because like majority of my preparation was based on you, whether it was essay or ethics or even interview guidance. I saw almost all of your videos. And 2 years also, I think you're my invisible companion because I used to watch your video almost on daily basis, sir. And that also shaped my approach towards the exam. That's why maybe many things I'm saying are the same things you're saying, sir. Because I used to watch, took a lot of guidance from you. So, and I'm honestly telling you, I'm not getting anything from anyone. But I felt that I was benefited a lot because of your course and the guidance you gave. I found it very useful, sir. And the way you teach, sir, it's like a storytelling. Now that for I think engineer mindset is definitely very useful. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। नहीं, मैं एक कैटालिस्ट का काम है, बाकी तो आपकी मेहनत है। पढ़ने वाले तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो एवरीवन हैज़ एक्सेस टू दिस रिसोर्सेज। बट जी, रियली ग्रेट इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट्स ही प्रोवाइडेड। ये भी वीडियो, इसके पहले भी एक वीडियो बनाए मेंस के क्रेजी रैंडम अतरंगी क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया, दोनों वीडियो आप देखिए। अमित जी का अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पे उन्होंने बहुत सारे स्टडी नोट्स मटेरियल एनालिसिस डाला है, उसका भी आप फ़ायदा उठाइए। एंथ्रोपोलॉजी के फुल एंड नोट्स भी उन्होंने अपलोड किए हैं, टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो इफ इट इज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। और आखिर में मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमिक का ये प्लस प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पर हमें यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक नेटफ्लिक्स फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के सब बड़े बड़े टीचर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी के लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पूरी एक्सेस मिल जाती है। क्लासेस लाइव होते हैं, इफ़ यू कैन नॉट अटेंड देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मेंस टेस्ट सीरीज विथ एक्सपर्ट इवैल्यूएशन, ये भी इसका कंपोनेंट एम्बेडेड ही है, इसकी कोई अलग फीस नहीं है। प्रीलिम की टेस्ट सीरीज भी है, प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले तो उसमें आपको मेंटर्स भी असाइन किए जाते हैं जो आपको हैंड होल्डिंग के साथ सारी तैयारी में मदद करते हैं। सो दिस इज अनअकैडमी प्लस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट एंड अदर ऑफर्स आर ऑल्सो मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट ऑफ दैट। वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू अमित जी, बहुत हमें आनंद हुआ आपकी सफलता से, और आप आगे भी और कैरियर में बड़ी बड़ी तरक्की करते रहें। यंग एज पे सिलेक्शन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सम गवर्नर ऑफ आरबीआई, फाइनेंस कमीशन, अभी तो 15 है, जो भी 25-26 को आए तब तक। एंड होप कि उसका भी कुछ यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ग्रांट उसने दी थी, एंड दे शुड आस्क इट आफ्टर सम 7-10 years आफ्टर यू हैव गिवन रिपोर्ट, ताकि थोड़ा so I wish you all the best. चलिए, thank thank you very much. you. Okay, I'll end this session here. Sir. Bye bye.